वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अभिक्रिया के वेगों के प्रकार को। हमने देखा था कि अभिक्रिया के वेग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई बोल देना एक बार, बोल दो ना फटाफट एक बार। कौन कौन से? प्रारंभिक वेग इनिशियल वेग, उसके बाद में कौन सा तात्क्षणिक वेग और या इंस्टेंटेनियस वेग, और लास्ट में हमने पढ़ा था औसत वेग या एवरेज वेग। इतना हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ठीक, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमें गिवन हो तो उसके लिए अगर हमें वेग डिफाइन करना हो और कुछ अभिकारकों की या कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की हमें वैल्यू गिवन हो और अनदर के लिए फिर हमसे कैलकुलेट करवाने के लिए बोले हैं, तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना हम कर चुके थे। पहले मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो वैल्यू हमें गिवन होती है उसको किस तरह से माना जाता है और फिर उसके बेसिस पर कंपेयर करके किस तरह से हम अनदर वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना हम कर चुके थे। फिर हमने एक न्यूमेरिकल भी दिया था मैंने एक न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल था, वैसा ही था जैसे मैंने यहाँ पर कराया था। तो वैसे ही करना है उसको, और आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है भाई। आज बात करते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सक्रिय द्रव्यमान का नियम। सक्रिय द्रव्यमान का नियम, या इसका दूसरा नाम होता है वेग नियम। वेग नियम भी कहा जाता है इसे, और इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा भाई? लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन। लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन और रेट लॉ, ये आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा भाई। याद आया? कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा हम जब पढ़ेंगे। तो ये हमें पढ़ना है। देखो, कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में आप जब स्टडी करते हो तो सबसे उसको समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब समझने से मेरा मतलब है कि आखिर हमें ये पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ना क्यों है, इसकी हमें जरूरत क्यों है पढ़ने की, आखिर ये ऐसी कौन सी जानकारी हमें दे देगा जो बाकी चीजें नहीं दे पाएंगी। तो देखो भाई, ये जो जानकारी देता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, और उसकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी केमिकल रिएक्शन को इजीली स्टडी कर सकते हैं या उसके बारे में आसानी से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा जो जानकारी हमें मिलेगी, ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, और वो जानकारी केवल यही दे सकता है, इसके अलावा किसी और लॉ में या किसी और चीज में ताकत नहीं है देने की। कैसे? कौन सी जानकारी देगा भाई? आपने देखा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब संपन्न होती है तो उससे रिलेटेड दो तरह की चीजें होती है। एक तो होती है अणुसंख्यता, एक होती है कोटि, एक मॉलिक्यूलरिटी और एक क्या होती है? ऑर्डर होती है। और आप लोगों ने 12th में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। अब ऑर्डर और अणुसंख्यता क्या होती है वो तो हम इस चैप्टर में आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसका यूज समझा रहा हूं कि ये क्यों हमें पढ़ना है। अगर हमें किसी भी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी हो या उसकी या उसकी मतलब ऑर्डर ज्ञात करनी हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमेशा किसका उपयोग किया जाता है? इस वेग नियम का या सक्रिय द्रव्यमान के नियम का उपयोग किया जाता है। अगर आप किसी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना चाहते हो तो आप तभी कर सकते हो जब आपको उस अभिक्रिया का वेग नियम या उसका रेट लॉ गिवन होगा। उसको देखकर ही हम ऑर्डर बता सकते हैं, बाकी किसी के भी आधार पर हम कोटि नहीं बता सकते। तो हमें यूज समझ में आया, इसको पढ़ना है, लेकिन क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना चाहते हैं, उसकी ऑर्डर ज्ञात करना चाहते हैं। अगर हमें ऑर्डर चाहिए तो हमारी मजबूरी है, इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब जब ऑर्डर ज्ञात करनी हो किसके पास आना है भाई? रेट लॉ के पास आनी है। आई बात समझ में? जब भी हमें किसी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी हो हमें किसके पास जाओगे? इस वेग नियम के पास जाओगे। ये तो हो गया इसका यूज। अब बात करते हैं कहता क्या है या होता क्या है। माना कि एक केमिकल रिएक्शन मैंने ए बी ली,
ये दोनों क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे थे, पी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे। ए और बी रिएक्टेंट है, इन्होंने आपस में रिएक्शन की और क्या बना लिया, पी प्रोडक्ट बना लिया, पी उत्पाद बना लिया। अगर मैं इस अभिक्रिया का वेग नियम डिफाइन करना चाहता हूं, ये जो कहता है, ये कहता है कि इस अभिक्रिया का वेग, वेग को कहां से दिखाया जाता है, आर से। पिछले लेक्चर में हमने किया था। तो इस अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारक, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट कौन कौन है भाई, ए और बी, इन अभिकारकों की सांद्रता। तो ए की सांद्रता के लिए बॉक्स में डाल दिया और बी की सांद्रता के लिए इसको भी बॉक्स में डाल दिया। तो किसी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये होता है वेग नियम। किसी केमिकल रिएक्शन का वेग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके आधार पर किसी भी अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से दिया जा सकता है। जो जो आपको इस समीकरण में दिखाई देगा, आप कह सकते हो कि उस अभिक्रिया का वेग उन सब पर निर्भर करेगा जो जो इस समीकरण में आएंगे। जैसे कि मैंने एक समीकरण मानी और मैंने इसका वेग नियम कुछ इस प्रकार से लिख दिया, तो मैं कह सकता हूं कि इस अभिक्रिया का वेग ए पर भी निर्भर करेगा और इस अभिक्रिया का वेग बी पर भी निर्भर करेगा। ए रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करेगा और बी रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम को दे सकते हैं। इसी समीकरण को क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। आगे थोड़ा और सोल्व कर लो। आपको पता है जब भी इस प्रोपोर्शनल को रिमूव किया जाता है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है भाई, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो ये मैंने समानुपाती का चिन्ह लगाया और क्या लगा दिया कि कांस्टेंट लगा दिया। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको भी क्या कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम। ये भी वेग नियम है और ये भी वेग नियम। दोनों किसके फॉर्म में काम करेंगी, रेट लॉ के फॉर्म में काम करेंगी। अगर हमें यहाँ से इस k का मान निकालना है, इस k की डेफिनेशन निकालनी है, सबसे पहले तो देखो इस k को कहते क्या है, तो इस k का नाम होता है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट कहते हैं भाई इसे। याद आया पुराना, वेग कांस्टेंट ही कहते थे। अगर हमें इसकी डेफिनेशन निकालनी है तो हमें सिंपली क्या करना है, ए बराबर बी, दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको कितना कर दो, 1 कर दो। 1 का मतलब कितना कर दिया, मोल, 1 मोल पर लीटर कर दिया। अब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि ये जो R है या ये जो वेग है, ये सीधा सीधा किसके समानुपाती हो जाएगा, इस k के समानुपाती हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कोई अभिक्रिया थी, ये मैंने इसका वेग नियम लिखा, जो जो भी कारक आएगा उनकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती, उनकी कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हटाओगे तो क्या लगाया भाई मैंने, कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट लगाने के बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक सॉरी, जैसे ही मैंने इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लगाया। एक कांस्टेंट को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। नाम क्या होता है इसका, रेट कांस्टेंट होता है। डिफाइन करना है तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी कि किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम या किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह वेग होता है जब उसके अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो गई, इकाई हो। इसी वजह से इसे कहा जाता है विशेष अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन बन जाएगी, rate constant of any chemical reaction is the rate when concentration of reactant is unity। मतलब ये कि वह रेट होगा या वह वेग होगा जब अभिक्रिया के अभिकारकों की जो सांद्रता है वह हमेशा कितनी हो, 1 हो। रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशंस है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तभी उसका R या उसका वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर हो
आएगा। ये कोई विशेष कंडीशन मानी कि ये R A के बराबर कब होगा, जबकि ये कितने हो, एक हो। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, विशेष कंडीशन है। इसी वजह से इसके को कहा जाता है विशेष अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये स्पेसिफिक नाम इसमें मिला क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन थी। कैसे स्पेसिफिक है कि इन दोनों का मान यूनिट है, इकाई है, तो ये R किसके बराबर है, K के बराबर है। आ गई बात समझ में। ये तो सिंपल सी कंडीशन थी कि A और B के मोल कितने थे, 1 बनते। कुछ और मानते हैं, माना कि A के मोल N1 है और B के मोल कितने हैं भाई, N2 है। इन दोनों ने रिएक्ट किया और किसका निर्माण किया, P प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। अगर मुझे इस अभिक्रिया का वेग बताना है तो कैसे बताऊंगा, सेम टू सेम कि इस अभिक्रिया का वेग, इसमें भाग लेने वाले अभिकारक मतलब A की सांद्रता और ये B की क्या हो गई, कंसंट्रेशन, इनका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। आपको करना क्या है, अगर यहाँ पर A के मोल N1 है तो पावर में क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा। B के मोल N2 है तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा। ये इस गिवन रिएक्शन के लिए क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। यहाँ पर 1 था तो पावर में लगाऊं या ना लगाऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो मैंने सीधा हटा दिया। यहाँ पर हमें गिवन किया गया है तो पावर लगा दो। अब यहाँ भी वही होगा, जैसे इसको हटाओगे क्या लगाना पड़ेगा, K लगाना पड़ेगा। और इस K को वापस क्या बोलोगे आप, अरे इस K को वापस क्या बोलोगे, हाँ बोलो बोलो, वेग स्थिरांक क्या, रेट कांस्टेंट। यहाँ भी K बराबर क्या हो जाएगा भाई, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आएगी। तो सिंपल हो तो ये वाली कंडीशन, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स क्या, अगर मोल गिवन हो तो आपको फिर ये वाली कंडीशन लगानी है। इक्वेशन नंबर 1 के बाद में कितनी हो गई, 2। 1 और 2 दोनों ये अभिक्रिया के क्या कहलाते हैं, वेग नियम कहलाता है। ये वेग नियम इस अभिक्रिया के लिए और ये वेग नियम कुछ इस अभिक्रिया के लिए, ठीक। लिखो भाई, लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले, उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 तक लिख लो भाई फटाफट। आप लोग लिखो भाई इक्वेशन है, rate of any chemical reaction, rate of any chemical reaction is directly proportional to, is directly proportional to product of, directly proportional to product of concentrations of, product of concentrations of reactant, reactant participated in a chemical reaction, concentrations of reactant participated in a chemical reaction, in a chemical reaction। ठीक, आप लोग भी 1 तक लिख लीजिए, जल्दी कॉपी करो, पूरा लिख लो, यहां तक कर लेना भाई सब के सब, पूरा कर लो कि नीचे तक। अगलिया यहां तक करने के बाद लिखो, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि जब अभिकारकों की सांद्रता
जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है तो जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है तो अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अतः वेग स्थिरांक को विशेष अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। अतः वेग स्थिरांक को विशेष अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। ठीक, आप लोग लिखो, ये कर लो भाई। करने के बाद ये कर लेना, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो। It's clear when concentrations of reactant is unit, when concentrations of reactants is unit, then rate of reaction is equal to rate constant. So it is called specific rate of reaction. So it is called specific rate of reaction. Specific rate of reaction. ठीक, रिमेनिंग कर लीजिए आप यहां तक, सबके सब यहां तक करने के बाद देखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2। अगर आप लिख नहीं पा रहे तो वीडियो को पॉज कर देना भैया, फिर लिख लेना। लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 अभिक्रियाओं के वेग नियम कहलाती है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 अभिक्रियाओं के वेग नियम कहलाती है। अभिक्रियाओं के वेग नियम कहलाती है। इंग्लिश में लिखो भाई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 is called rate laws of given chemical reactions. Equation 1 and equation 2 is called rate law of given chemical reaction. Given chemical reaction. ठीक है भाई, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। अब इसमें देखो एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, क्या अभी मैंने बताया इसको पढ़ा क्यों जाता है कि कोटि ज्ञात करने के लिए, उसकी ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए ही इसे पढ़ा जाता है। तो कैसे निकालेंगे इसके आधार पर हम कोटि आगे और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ध्यान रख लेना, इस समीकरण में जो इस सांद्रता की घात होती है, जैसे a की घात a की पावर n1 ऐसे b की पावर n2, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। अब वो कैसे कहते हैं ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। जब हम इसी चैप्टर में या इसी यूनिट में जब कोटि को पढ़ेंगे, ऑर्डर को पढ़ेंगे, तब वहां देखेंगे कि इन पावर्स को हम इस कोटि को कैसे, मतलब इन पावर की सहायता से कोटि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या इन पावर को क्यों कोटि कहा जाता है या क्यों ऑर्डर कहा जाता है। फिलहाल आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो n1 n2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? किसी भी रिएक्शन की कोटि या उसकी ऑर्डर मिल जाएगी। ये हो गया हमारा रेट लॉ। अब हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट पर, कि अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करनी हो, उसका मात्रक निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? लिखिए भाई टॉपिक, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग
स्थिरांक का मात्रक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक, देखो भाई, माना कि मैंने एक केमिकल रिएक्शन मान ली, ये मैंने कोई केमिकल रिएक्शन मान ली, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने ये मान ली, तीनों रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, पी प्रोडक्ट का या पी उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। अगर मुझे इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखना हो, वेग नियम लिखना हो या रेट लॉ लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक की कंसंट्रेशन, यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे कर लो, ये R जो होगा वो समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या इस A की पावर n1, उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, B की पावर n2 और C की पावर क्या हो जाएगा n3। अभी ये भी हमने लिखा था, मैंने पहले 2 माने थे, अब मैंने कितने मान लिए, 3 मान लिए। अब जैसे ही हम इस समानुपाती को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। माना कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, Kn या फिर K लगा दो, ये n मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अलग अलग कोटि के लिए, अलग अलग ऑर्डर के लिए इस रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो अलग अलग आती है। जैसे जब हम ऑर्डर 0 की बात करेंगे तो K0 मान लेंगे, 1 की बात करेंगे तो K1 मान लेंगे, 2 की बात करेंगे तो K2 मान लेंगे, तो हमारे में आसानी हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसको क्या मान लिया, Kn मान लिया। ठीक है ना भाई, और इधर की तरफ हो जाएगा, अब देखो मैं छोटा सा कन्वर्जन कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये n1 ये हो जाएगी n2 और ये हो जाएगा n3, जहां पर जो Kn है वो किसकी तरह काम कर रहा है, हमारे लिए रेट कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक, मतलब वेग स्थिरांक। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये कंसंट्रेशन, ये A की कंसंट्रेशन, ये B की कंसंट्रेशन, ये C की कंसंट्रेशन, ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता, तीनों किसकी टर्म है या किसके पद है, सांद्रता के पद पर। लेकिन हाँ ये अलग बात है कि A वाली है, B वाली है, C वाली है, लेकिन ये क्या सांद्रता है, तो मैं जनरलाइज करके क्या मान सकता हूँ, तीनों को कंसंट्रेशन, तो ये मैंने तीनों को क्या मान लिया, सांद्रता मान लिया। और मैंने क्या लिख दिया अभी कि ये सांद्रता की पावर कितनी है, n1 प्लस n2 प्लस n3 है। हाँ ये अलग बात है कि ये A वाली है, ये B वाली है, ये C वाली है, लेकिन जनरलाइज करके सामान्य रूप में ये सांद्रता, ये सांद्रता, ये सांद्रता, तीनों की तीनों किसकी टर्म है, कंसंट्रेशंस की। तो मैंने कंसंट्रेशन मानते हुए इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब आपको पता है बेस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और मैंने अभी अभी बताया कि n1 प्लस n2 प्लस n3 इन तीनों का टोटल क्या होता है भाई, ऑर्डर होता है। बताया था कि नहीं बताया था, ये किसके बराबर होता है, कोटि के बराबर। मैंने उसको क्या मान लिया, n मान लिया। ठीक, यहाँ से डिसएंट्राइज करके क्या लिख दो, हमें Kn की यूनिट कैलकुलेट करनी है ना, तो इसको इधर की तरफ रखो, बाकी सबको इधर भेज दो। ये हो गया कंसंट्रेशन और इसकी पावर कितनी है, ये n कर दी मैंने। ठीक है भाई, हो गया इतना, अच्छी बात है। अब R बराबर, R की जो यूनिट होती है, R की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे R का फॉर्मूला लगाओ या R की यूनिट ही लगा दो आप तो सिर्फ। ये हो गया कि अभी हमने बहुत सारी बार लिखा है कि R की जो यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स। मैंने इसको 1 में रखा और इस सेकंड इनवर्स को मैंने 1 में कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, मेरी इच्छा कैसे भी कर दो, बात तो वही है। और नीचे की तरफ जो कंसंट्रेशन चल रही थी उसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, ये होगी कंसंट्रेशन। ठीक है, इसकी पावर n होगी। अब इसको सोल्व करना है हमें, कैसे, इसको तो अभी इतना ही रहने दो, ये ब्रैकेट इसको मैं पास में लेके आया। देखो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वह कितनी होती है बताओ, मोल लीटर इनवर्स होती है कि नहीं होती, तो ये पुट कर दो, ये हो जाएगा मोल
लीटर इनवर्स की पावर m, और इधर की तरफ क्या चल रहा है, सेकंड इनवर्स। ये भी मोल लीटर इनवर्स, इसको मैं 1 कर दूं, ये 1 कर दिया, ये भी मोल लीटर इनवर्स, ये 1, इनके वापस क्या होंगे, बेस सेम होंगे, तो वापस से ये जुड़ जाएंगी और ये हो गया मोल, ये लीटर इनवर्स, ये 1 सॉरी ये यहाँ प्लस था, ऊपर की तरफ जाएगा तो किसमें चल जाएगा, माइनस में, और ये भी किसमें, माइनस में, तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नीचे था ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस n। अब इसमें से क्या है, माइनस को कॉमन करो ताकि हमें हर बार ये काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में कर लो सारा काम। माइनस को कॉमन किया, ये माइनस, ठीक, मल्टीप्लाई, माइनस को इसमें से कॉमन करूंगा, यहां से निकालोगे तो माइनस बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, प्लस एंड माइनस 1, और उल्टा हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगा तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा वापस प्लस, तो वापस से मान सोल्व ओवर आएगा कि नहीं आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब इतनी मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है भाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये मोल माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस की पावर एल की पावर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस की पावर कितना हो गया, 1 हो गया, या इसको लिखो ही नहीं में, ऐसा हो गया, और ये इधर की तरफ क्या हो गया, n माइनस 1, ये छूट गया, यहां भी छूट गया, और ये बात तरफ क्या चल रहा है, सेकंड इनवर्स चल रहा है। आइए बात समझ में, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी रिएक्शन के लिए उसके रेट लो की यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। किया क्या हमने, पहले एक रिएक्शन मानी ऐसे, ये उसके लिए क्या लिख दिया मैंने, रेट लो लिखा, यहाँ पर kn क्या माना, रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक। फिर हमने क्या कर दिया, इन तीनों को जनरलाइज करके कंसंट्रेशन माना, सांद्रता माना, और पावर को जोड़ दिया बेस को सेम करते हुए। फिर ये ऑर्डर होती है, मैंने अभी बताया था, इसका मान निकालने के लिए, इसकी ऑर्डर निकालने के लिए, इसकी यूनिट निकालने के लिए इसको नीचे ट्रांसफर किया, ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस, इसकी आर का हमने ये पुट कर दी यूनिट, इतनी होती है आर की यूनिट, अच्छी बात है, कंसंट्रेशन यूनिट इतनी बात इतनी होती है, वो पुट कर दी, देखा दोनों को अच्छे से, तो ये सेम दोनों हमने ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से माइनस को कॉमन किया, माइनस को कॉमन करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें सॉल्व होकर कुछ इस तरह से मिला। अब इस पर अलग अलग तरह की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल n बराबर 0, n बराबर 0 मतलब कौन सी, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ से कि 0 का मान कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा मोल माइनस ये लीटर, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। सोल्व करोगे आप इसको तो सोल्व होकर आपको क्या आंसर मिलेगा, ये देखो फाइनली क्या आएगा, -1, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस माइनस वापस कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो उसके वेग के बराबर होती है। बताओ वेग की ये होती है, रेट की भी होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसकी भी कितनी आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए किया, n बराबर 0 के लिए। हम चाहे तो अलग अलग के लिए और कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके लिए कर लिया n बराबर, ये पहली कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन, दूसरी कंडीशन, n बराबर 1 के लिए करूंगा तो ये 1, और ये हो जाएगा मोल माइनस ये लीटर 1 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। 1 में से 1 0, 0 की पावर, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो तो ऐसा कितना आता है, 1 आता है, मतलब कि 1 की जो यूनिट है वो कितनी का नजर आएगी, सेकंड इनवर्स। मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो यूनिट होती है या मात्रक होता है वो कितना आएगा, सेकंड इनवर्स आएगा। थर्ड कंडीशन में मैंने किसके लिए कैलकुलेट कर लिया, n बराबर 2 के लिए, ये हो जाएगा, वापस से करो मोल इनवर्स, ये लीटर, ये 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। 2 में से 1 माइनस 1 बचेगा,
1 की पावर 1 कुछ भी नहीं होता, इसी को लिख दो वापस सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा मोल माइनस ये लीटर, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। मोल आया कि नहीं आया समझ में? ऐसे बाकी हो गए 3 4 5 6 7 8। किसी के लिए भी हम ऐसे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? 0 के लिए ऐसे, 1 के लिए ऐसे, 2 के लिए ऐसे। ये 0 ऑर्डर या प्रथम कोटि के लिए, सॉरी शून्य कोटि के लिए, या फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि के लिए, ये द्वितीय कोटि या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक कर लो भाई, पूरा पूरा कर लो पूरा। जल्दी कर लो। हुआ भाई? स्क्रीनशॉट ले लो, ये करते रहना। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा कि अगर हमें कोई भी कोटि गिवन हो, हमें ऑर्डर गिवन हो और हमसे पूछे कि इसके वेग स्थिरांक या इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो हम कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। n की मान आप पुट करते जाओ, आपको अलग अलग अभिक्रियाओं के रेट कांस्टेंट की या वेग स्थिरांकों की इकाइयां मिलती जाएगी, उनकी यूनिट्स आपको मिलती जाएगी। लेकिन अगर हमसे उल्टा बोले कि अगर ये यूनिट गिवन है, अब बताओ यह या इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, या यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो फिर हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो n देकर k का k की यूनिट पूछेगा, या k देकर क्या पूछेगा ऑर्डर पूछेगा। ठीक, या तो n का मान देगा और फिर क्या पूछेगा इसकी यूनिट पूछेगा, या ये दे देगा और पूछेगा ये बताओ, ये देकर ये पूछेगा, ये देकर ये पूछ सकता है। हमने यहां से यहां जाना सीखा, अब यहां से यहां आना सीखते हैं। देखो भाई, पहले क्वेश्चन में या पहले एग्जांपल में बात करते हैं। माना कि कोई भी एक एग्जांपल माना मैंने, एक आपको गिवन किया नंबर 1 कि एक कोई k है, इसकी जो यूनिट है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है। ये तो सिंपल सा हो जाएगा, या फिर यही कर लो पहले। इसकी यूनिट कितनी गिवन है, k की यूनिट कितनी गिवन है, सेकंड इनवर्स गिवन है। अब बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, मतलब आपको क्या बताना है, n का मान बताना है। अब कोई भी देखकर बता सकता है, और ये भी मैंने निकाला था। बताओ कि n सेकंड इनवर्स है, कौन सी अभिक्रिया की यूनिट होती है, मतलब कौन सी अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की यूनिट होती है। अब ये भी निकाला था प्रथम कोटि, तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ n बराबर कितना होगा 1 होगा। मतलब ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी, प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डर। ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब देखो इसको कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं। सेकंड एग्जांपल में मैंने आपसे बोला कि Kn आपको कुछ इतना गिवन है, मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर और फिर क्या हो गया सेकंड इनवर्स, ये आपको गिवन है और पूछा n का मान क्या होगा। तो देखो कैसे करना है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करना है। हमें रियल फॉर्मेट पता होना चाहिए। रियल फॉर्मेट में यहां लिख देता हूं, हमें रियल फॉर्मेट पता होना चाहिए। रियल फॉर्मेट क्या होता है, Kn, फिर क्या होता है मोल इनवर्स, फिर लीटर की पावर क्या होती है n-1, और इधर की तरफ क्या होता है सेकंड इनवर्स। इसकी तुलना इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। देखो सेकंड इनवर्स देखा, मतलब इस सेकंड इनवर्स के साथ तो कोई पंगा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एज इट इज है। हमें यहाँ पर ये लाना है, मतलब हमें क्या लाना है मोल इनवर्स लीटर लाना है, उसकी ब्रैकेट में जो भी होगा, फिर यहाँ से
इसको रेट को हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो हमें सॉल्व किसको करना है, सिर्फ इसको करना है। उस ब्रैकेट को बनाओ पहले, जो आप सबसे पहले उस ब्रैकेट को हमने बनाने पर जोड़ दिया, भाई हमें मोल इनवर्स दिखाई दे रहा है और लीटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर माइनस है, वहां माइनस है, यहाँ माइनस है, वहां 1 है, वहां 1 है। तो सिंपल अगर इस दो को बाहर निकाल लें तो लगभग थोड़ा थोड़ा अंदर वाला पार्ट उसी से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। दिमाग लगा कर किया हमने, हो गया। और ये क्या हो गया, 2 बार आ गया, बाहर की तरफ भी तो ऐसे क्या चलेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, यही बनता है क्या, -2, ठीक है 2, अच्छी बात है, और अच्छे से करो। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, n-1, मतलब पीछे क्या आता है, 1 आता है 1। तो इसको कुछ वैसे फॉर्मेट में जमाओ, ये मोल इनवर्स, ये लीटर, ये मैंने क्या कर दिया 3-1। अब 3-1 करता हूं तो 2 आएगा नहीं, दिमाग लगाना है भैया। 3-1 करता हूं तो 2 आएगा नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल सही है, हमारा प्रोडक्ट बन गया। किसी चीज में से, किसी n में से 1 को माइनस करते हैं, ये n में से किसको माइनस कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, फॉर्मेट बन गया हमारा। अब कंपेयर करो, इसमें n की जगह कितना नजर आ रहा है, 3, मतलब यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक और कर लेते हैं। नंबर थर्ड मैंने क्या दिया, ये दे दिया मैंने कि n बराबर आपको दिया गया हो मोल 4 और लीटर 4, और ये क्या हो गया सेकंड इनवर्स, ये गिवन किया और आपसे क्या पूछी, n की वैल्यू पूछी। अब हमें वैसा ही करना है, कंपेयर करना है, सेकंड इनवर्स तो नजर आया, इसके साथ कोई पंगा नहीं था, जो भी पंगा है इधर ही है, जो भी लफड़ा है इधर ही, सॉल्व करो। हमें ऐसा बनाना है, देखो माइनस दिख रहा है, अच्छी बात है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब 4 को बाहर ले लो, अभी जैसा किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। ये 4 बाहर आ गया और ये क्या हो गया सेकंड इनवर्स। अब हमें ऐसा जमाना है, हमें अंदर तो एज इट इज नजर आ गया, लेकिन बाहर थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है। -1 करना है ना, तो मैंने 5 में से 1 को माइनस कर दिया। बोलो फॉर्मेट बना कि नहीं बना, बन गया। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक और देख लो भाई, ये माना कि n बराबर कितना दिया गया आपको, मोल इनवर्स, ये लीटर, और ये क्या हो गया सेकंड इनवर्स हो गया। सेकंड इनवर्स का सेकंड इनवर्स दिखाई दिया। अब देखो यहाँ पर, देखो इसको इसके जैसा जमाना। अब देखो क्या करना है, ये नहीं, ये मत करो, ये मत करो, ये तो अभी कभी करा ही दिया था मैंने, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगी, ऐसे मत करो, ऐसे करो मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि वो तो मैंने कराया था, सीधा ही बोल दोगे आप देखकर आंसर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसको करो। देखो इसके साथ नजर आ गया मैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में है, मतलब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ माइनस बनाना है और यहाँ पर क्या बनाना है, प्लस बनाना है। इस बार माइनस के साथ में कॉमन करो, माइनस के साथ में कॉमन किया मैंने, ये लीटर, यहाँ पर माइनस बनाया, यहाँ पर प्लस बनाया, और बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस के साथ 1 को कॉमन कर लिया, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, सही तो किया है ना हमने, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई, ये भी ठीक है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये भी ठीक है, अच्छा किया हमने, अच्छे तरीके से बना लिया। तो केन बराबर कितना हो जाएगा, ये मोल, ये माइनस, ये लीटर, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, 0-1 कर दो तो किसी को दिक्कत है क्या, अरे किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ से बराबर सीधा कितना लिख सकते हो आप, 0, और किसी को निकालना नहीं हो तो सीधे लर्न कर लो, ये कौन सा है भाई, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लेकिन मैंने कराया क्यों, सीधा भी मैं लिख सकता था, मैंने कराया क्यों, अगर माइनस वाला गिवन हो तो फिर आपको ऐसे करना है, हम सीधा भी लिख सकते थे क्योंकि ये भी हमने निकाल लिया था, लेकिन हमें बाय द वे माइनस वाली वैल्यू गिवन हो यहाँ पर, तो फिर माइनस को ऐसे सोल्व करना है, यहाँ से जब कॉमन लोगे ना आप बाहर निकालोगे तो किसके साथ निकालना है, इस माइनस के साथ निकालना है, ऑटोमेटिकली ये चिन्ह बदल जाएंगे और आपको ये इसके जैसा नजर आ जाएगा। आई बात समझ में, अच्छी बात है, फटाफट से कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी करो। कर लिया।
स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपको घर से करके लाना है HW। क्या ये मैंने के इनका मान दिया आपको मोल -3 लीटर 3 और क्या हो गया सेकेंड इनवर्स मोल -3 और सेकेंड इनवर्स और एक करके लाना है आपको मोल 3 ये -3 और ये क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। दोनों ही करके लाना है, ये भी करके लाना है और ये भी करके लाना है। ठीक है, ये भी सोल्व करके n का मान निकालना है और ये भी सोल्व करके इसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। करना वही घर पे, देखिए कैसे करते हो आप दोनों को। ठीक करना है इसको घर पे, इनको कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इस लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना भाई, और इनके आंसर मुझे सेंड करना। इसके लिए इनका मान कितना है, इसके लिए n का मान कितना है, कैसे बताओ कि ये हो जाएगा नंबर 1 और ये हो जाएगा नंबर 2। तो 1 लिखकर n का मान लिख देना, 2 लिखकर n का मान लिख देना, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत हो लेक्चर में कमेंट करना, बाकी कल मिलते हैं।